आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, वह सिर्फ एक अमीर औरत और गरीब आदमी की कहानी नहीं है। ये कहानी है टूटे हुए दिलों के मिलने की। ये कहानी है झूठ और सच की लड़ाई की। ये कहानी है उस मोहब्बत की, जो समाज की दीवारों से भी बड़ी निकली। और ये कहानी है उस इंसानियत की, जिसे जानकर पत्थर दिल इंसान की आंखें भी भर आईं। तो आइए, शुरू करते हैं आज की बेहद भावुक, रहस्यमयी और दिल को झकझोर देने वाली कहानी, चांदनी हवेली की अधूरी दास्तान। पहला अध्याय। चांदनी हवेली की खामोशी। सहारनपुर शहर के सबसे पुराने और रईस इलाके में एक बहुत बड़ी हवेली थी, जिसका नाम था चांदनी हवेली। नाम जितना रोशन था, उस हवेली के अंदर की जिंदगी उतनी ही अंधेरी थी। ऊंची ऊंची दीवारें, संगमरमर के फर्श, झूमरों से जगमगाते हॉल, महंगी पेंटिंग्स, नक्काशीदार फर्नीचर, विदेशी फूलों से सजे बागान, सब कुछ था वहां। अगर नहीं था तो बस हंसी नहीं थी, अपनापन नहीं था, जीने की वजह नहीं थी। उस हवेली की मालकिन थी वसुधा राजवंशी। शहर उसे कई नामों से जानता था। कोई उसे लौह महिला कहता था, कोई करोड़ों की मालकिन, कोई रूप की रानी। लेकिन सच यह था कि वह एक टूटी हुई औरत थी। इतनी टूटी हुई कि उसने अपने चारों ओर चुप्पी की दीवार खड़ी कर ली थी। वसुधा की उम्र 32 साल थी। चेहरे पर ऐसा नूर कि नजर ठहर जाए। बात करने का अंदाज इतना सधा हुआ कि बड़े बड़े उद्योगपति भी उसके सामने सोच समझकर बोलते। लेकिन उसकी आंखों के नीचे बसी हुई थकान बता देती थी कि वह कई रातों से नहीं, कई सालों से चैन की नींद नहीं सोई। 4 साल पहले उसके पति अद्वैत राजवंशी की मौत एक फैक्ट्री हादसे में हो गई थी। अद्वैत सिर्फ उसके पति नहीं, उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। वह हंसना सिखाता था, लोगों की मदद करता था, गरीब मजदूरों के बच्चों की फीस भरता था और कहता था, दौलत का मतलब सिर्फ खुद अमीर होना नहीं होता वसुधा। दौलत का मतलब है कि तुम्हारी वजह से कोई और रोते रोते मुस्कुरा दे। लेकिन एक रात उनकी टेक्सटाइल मिल में आग लगी। लोगों ने कहा शॉर्ट सर्किट था, कुछ ने कहा लापरवाही, कुछ ने कहा किस्मत। अद्वैत उस आग में मजदूरों को बचाते हुए बुरी तरह झुलस गया। अस्पताल पहुंचा पर बच न सका। उस दिन के बाद वसुधा जैसे जिंदा तो रही, लेकिन जीना छोड़ दिया। सुबह वह अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर दूर सड़क को देखती रहती। शाम को पुराने कागज, रिपोर्ट्स और अद्वैत की डायरी उलटती रहती। रात को सो नहीं पाती। उसके कमरे की बत्ती अक्सर देर रात तक जलती रहती, जैसे कोई उम्मीद अब भी जाग रही हो। घर में कई नौकर चाकर थे, लेकिन कोई उसकी चुप्पी को छू नहीं पाता था। सब उससे डरते थे। वह कम बोलती थी, तेज बोलती थी, और जो बोलती थी उसमें आदेश होता था, अपनापन नहीं। लोगों को लगता था अमीर है, घमंडी होगी। लेकिन सच्चाई यह थी, वह अंदर से इतनी अकेली थी कि अगर कोई उससे प्यार से कैसी हो पूछ ले, तो शायद उसकी आंखें छलक पड़ें। उसी हवेली में एक दिन नया काम करने वाला आया, अर्जुन। लगभग 27 साल का दुबला पतला, सांवले रंग का, साफ आंखों वाला युवक। न उसके पास बड़े कपड़े थे, न बड़ी बातें। एक सादा कुर्ता, घिसी हुई चप्पलें, कंधे पर एक पुराना बैग और चेहरे पर एक ऐसी शांति जो शहर में कम ही दिखती है। वह गांव से आया था। उसके साथ कोई नहीं था, सिवाय जिम्मेदारियों के। उसकी मां नहीं रही थी। पिता का नाम लोग आज भी फुसफुसाकर लेते थे, जैसे कोई अधूरा अपराध हो। उसकी एक छोटी बहन थी, गौरी, जो गांव में रहकर पढ़ाई कर रही थी। अर्जुन शहर इसलिए आया था कि वह मेहनत करके बहन को पढ़ा सके और उसके लिए एक अच्छा भविष्य बना सके। लेकिन अर्जुन सिर्फ पेट भरने के लिए काम करने वाला आदमी नहीं था। उसकी आंखों में एक सपना था। एक दिन वह अपने गांव में बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला खोलना चाहता था, जहां गरीब बच्चे भी पढ़ सकें। वह हवेली में शुरू में बाग बगीचे का काम देखने आया था। पहले ही दिन उसने सूखे पौधों को पानी दिया, मुरझाए फूलों को काटकर नई कलमें लगाईं, टूटे गमलों को बांधा और शाम तक बगीचे का चेहरा बदल दिया। पुराने माली ने हैरानी से पूछा, अरे, इतना मन लगाकर काम क्यों कर रहे हो? तनख्वाह तो वही मिलेगी। अर्जुन मुस्कुरा दिया, बाबा, काम अगर सिर्फ पैसों के लिए हो तो हाथ थकते हैं, मन से हो तो जमीन भी जवाब देती है। उसकी यह बात सुनकर बूढ़े माली ने पहली बार उसे गौर से देखा। शायद यह लड़का बाकी लोगों जैसा नहीं था।
कुछ ही दिनों में उसने सिर्फ बगीचा ही नहीं, पूरे घर के लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया। वह रसोई में मदद कर देता, किसी नौकर की दवा ले आता, गार्ड के बच्चे को पढ़ा देता और बचा हुआ खाना फेंकने के बजाय बाहर बैठे भूखे लोगों को बांट देता। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि वह वसुधा से कभी चापलूसी नहीं करता था। वह सिर झुकाकर आदर से बात करता, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, सम्मान था। शायद यही बात उसे अलग बनाती थी। रार एक सुबह वसुधा हवेली के पीछे बने छोटे से स्मृति उद्यान में गई, जहां अद्वैत की याद में एक सफेद संगमरमर की बेंच रखी थी। हर साल उनकी शादी की सालगिरह पर वह वहीं कुछ देर बैठती थी। उस दिन हल्की बारिश हुई थी, जमीन गीली थी। वसुधा रात भर सोई नहीं थी। जैसे ही वह बेंच तक पहुंची, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। कदम लड़खड़ाए और वह गिर पड़ी। सौभाग्य से उसी समय अर्जुन बगीचे में पौधे सींच रहा था। उसने आवाज सुनी, दौड़कर पहुंचा और घबराकर बोला, मालकिन। उसने तुरंत वसुधा को उठाया, पास की बेंच पर लिटाया, पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे मारे और घर के भीतर से डॉक्टर को बुलाने के लिए नौकर को दौड़ाया। कुछ देर बाद वसुधा को होश आया। उसने सबसे पहले अर्जुन को अपने सामने देखा। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, माथे पर पसीना था, लेकिन आंखों में साफ चिंता थी। आप ठीक हैं? उसने धीमे स्वर में पूछा। वसुधा कुछ सेकंड तक उसे देखती रह गई। शायद बहुत समय बाद किसी की आंखों में उसने बिना स्वार्थ की चिंता देखी थी। फिर उसने खुद को समेटा और ठंडी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों हो? अर्जुन ने सिर झुकाया। आप गिर गई थीं, इसलिए। वसुधा ने नजरें फेर ली। ठीक है, जाओ। अर्जुन चुपचाप चला गया, लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। उस दिन के बाद वसुधा के भीतर कुछ बहुत हल्का सा बदला, जैसे पत्थर की दीवार में बालू जितनी छोटी दरार आई हो। चौथा अध्याय। वह जो बिना कहे समझने लगा। दिन बीतने लगे। अर्जुन पहले की तरह अपना काम करता रहा, मगर अब वसुधा उसे कभी कभी नोटिस करने लगी। जब वह बरामदे से गुजरती, उसे दिखता कि वह बूढ़ी दाई श्यामा के घुटनों में तेल लगा रहा है। कभी वह ड्राइवर के बेटे को कॉपी किताब देकर पढ़ाता दिखता, कभी रसोई में बचा हुआ दूध उबालकर गली के एक कुत्ते के सामने रख देता, कभी वह हवेली के टूटे फव्वारे के पास बैठा खुद ही उसे ठीक करने लगता। एक दिन बारिश बहुत तेज थी, बिजली चमक रही थी। वसुधा ऊपर बालकनी से देख रही थी कि अर्जुन भीगता हुआ पुराने गुलाब के पौधों को रस्सी से बांध रहा है, ताकि हवा उन्हें तोड़ न दे। वह अनायास बोल पड़ी, अंदर आ जाओ, बीमार पड़ जाओगे। अर्जुन ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। बस 2 मिनट मालकिन, ये टूट गए तो कल फूल नहीं आएंगे। वसुधा को न जाने क्यों उसकी बात दिल में उतर गई। उसी रात भोजन के समय पहली बार उसने श्यामा से पूछा, वह नया लड़का अर्जुन कहाँ का है? श्यामा ने कहा, बहुत सीधा है बिटिया, गांव से आया है, अपनी बहन को पढ़ा रहा है, खुद कम खाता है, बहन के लिए पैसे बचाता है, और सुना है रात में पढ़ता भी है। पढ़ता है? वसुधा ने हैरानी से पूछा। हाँ, कहता है एक दिन स्कूल खोलेगा। वसुधा कुछ न बोली, लेकिन पहली बार उसे उस लड़के में सिर्फ एक नौकर नहीं, एक सपना दिखा। 5वां अध्याय। दर्द दर्द को पहचानता है। एक शाम वसुधा अपने कमरे में बैठी अद्वैत की पुरानी फाइलें देख रही थी। उनके बीच एक तस्वीर निकली, वह और अद्वैत, बारिश में भीगे हुए, हंसते हुए। वसुधा की आंखें भर आईं। तस्वीर उसके हाथ से छूट गई। वह रोना नहीं चाहती थी, लेकिन आंसू जैसे अपनी राह खुद बना लेते हैं। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अर्जुन दूध रखने आया था। उसने जैसे ही वसुधा को रोते देखा, ठिठक गया। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर अभी नहीं चाहिए तो मैं बाद में रख दूं? वसुधा ने जवाब नहीं दिया। अर्जुन जाने लगा, तभी पीछे से धीमी आवाज आई, रुको। वह रुका। वसुधा ने पहली बार किसी से ऐसा सवाल किया जो वह सालों से खुद से पूछती आई थी। क्या सचमुच ऐसा होता है कि इंसान के पास सब कुछ हो, लेकिन भीतर कुछ भी न बचा हो? अर्जुन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह कुछ क्षण चुप खड़ा रहा, जैसे शब्द चुन रहा हो। फिर बोला, हाँ, जब कोई अपना छिन जाता है तो घर भरे हुए होते हैं और इंसान खाली हो जाता है। वसुधा ने उसकी तरफ देखा। अर्जुन आगे बोला, कुछ खालीपन ऐसे होते हैं
जिन्हें भरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बस उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। तुम्हें बहुत समझ है, वसुधा ने धीमे से कहा। अर्जुन की आंखों में एक पुरानी पीड़ा उभरी। दर्द सिखा देता है। उस रात दोनों के बीच ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन जो हुई वह दिल तक पहुंची। वसुधा ने अद्वैत का जिक्र किया, अर्जुन ने अपनी मां का। वसुधा ने अपने अकेलेपन का, अर्जुन ने जिम्मेदारियों का। उस रात वसुधा ने कई महीनों बाद थोड़ा कम रोकर नींद ली। छठा अध्याय, हवेली में लौटती हुई सांसें। अब चांदनी हवेली में बहुत मामूली लेकिन सुंदर बदलाव आने लगे। सुबह बगीचे में बच्चों की आवाज आने लगी, क्योंकि अर्जुन गार्ड और नौकरों के बच्चों को पढ़ाने लगा था। रसोई में अब बचा हुआ खाना फेंका नहीं जाता था। पिछवाड़े के टूटे कमरे को उसने साफ करके छोटी सी पाठशाला बना दी थी। पुराने अखबारों की जगह वहां स्लेट, चौक और किताबें दिखने लगी। एक दिन वसुधा ने पूछा, ये सब किसने करने को कहा? अर्जुन बोला, किसी ने नहीं, बस लगा। खाली जगहें अगर बच्चों की आवाज से भर जाए तो घर कम उदास लगता है। वसुधा ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। धीरे धीरे उसने भी हिस्सा लेना शुरू किया। वह बच्चों के लिए किताबें मंगवाने लगी। पुराने गोदाम को साफ करवाकर छोटा लाइब्रेरी कमरा बनवाया। मजदूरों की विधवाओं के लिए एक सहायता कोष शुरू किया। अद्वैत के नाम पर छात्रवृत्ति रखी। हवेली में काम करने वाले लोग आपस में कहने लगे, मालकिन बदल रही हैं। लेकिन शहर की निगाहें भी तेज थीं। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया, लगता है उस गरीब लड़के ने मालकिन पर जादू कर दिया है। विधवा और नौकर अच्छा नहीं लगता। अमीर औरतें जब अकेली होती हैं ना, तो गलत फैसले लेने लगती हैं। कानों में ये बातें पड़ती तो वसुधा का दिल सख्त हो जाता। वह दोबारा दूरी बनाने की कोशिश करती, लेकिन अर्जुन कुछ नहीं बदलता। वह पहले की तरह आदर से काम करता, उतनी ही सहजता से बच्चों को पढ़ाता, उतनी ही शांति से श्यामा को दवा देता। शायद सच यही था, जो लोग सचमुच अच्छे होते हैं उन्हें अपने अच्छे होने का शोर मचाना नहीं आता। सातवां अध्याय, लालच की परछाई। वसुधा का एक दूर का रिश्तेदार था, राघवेंद्र सिंह। लोग उसे राघव कहते थे। वह अद्वैत का चचेरा भाई था। सूट बूट पहनने वाला, मीठी भाषा बोलने वाला, लेकिन भीतर से बेहद महत्वाकांक्षी और लालची आदमी। अद्वैत की मौत के बाद उसने कई बार कोशिश की थी कि वसुधा फैक्ट्री के कुछ हिस्से और जमीन उसके हवाले कर दे। वह कहता, आप अकेली औरत हैं, इतने बड़े कारोबार संभालना आसान नहीं, मैं मदद कर दूंगा। लेकिन वसुधा उसे हमेशा टाल देती। उसे राघव की आंखों में एक भूख दिखती थी, दौलत की भूख, सत्ता की भूख। जब उसे शहर में फैली फुसफुसाहटों का पता चला कि हवेली में काम करने वाला एक गरीब युवक मालकिन के करीब है, तो उसकी रुचि अचानक और बढ़ गई। एक दिन वह बिना बताए हवेली पहुंच गया। ड्राइंग रूम में बैठा चाय पीते हुए उसने हंसकर कहा, भाभी, शहर में बड़ी मजेदार बातें चल रही हैं आजकल। वसुधा ने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा। सीधे कहो, राघवेंद्र ने कप रखकर कहा, आप जैसी इज्जतदार महिला का नाम एक नौकर के साथ अच्छा नहीं लगता। वसुधा की आंखें सख्त हो गईं। अपनी जुबान संभालो, मैं तो बस आपकी भलाई चाहता हूं। वह मुस्कुराया। समाज बहुत गंदा है, लोग कुछ भी कह देते हैं। कल को आपकी बदनामी होगी तो व्यापार पर असर पड़ेगा। बेहतर है उस लड़के को हटा दीजिए। वसुधा चुप रही। राघवेंद्र आगे झुका, और अगर चाहें तो मैं आपकी जिंदगी में एक मजबूत सहारा बन सकता हूं। यह सुनते ही वसुधा का चेहरा तमतमा उठा। बाहर निकलो। राघवेंद्र हंसता हुआ उठा, लेकिन जाते जाते उसकी आंखें खतरनाक हो चुकी थीं। उसे पहली बार एहसास हुआ था कि उसकी राह में अब सिर्फ वसुधा नहीं, अर्जुन भी खड़ा है। आठवां अध्याय, वह दूरी जो दिल नहीं मानता। राघवेंद्र की बातों ने वसुधा को अंदर से विचलित कर दिया। उसने उसी शाम अर्जुन को बुलवाया। अर्जुन आया तो उसने औपचारिक स्वर में कहा, आज से तुम पीछे वाले हिस्से का ही काम देखोगे। घर के अंदर की कोई जिम्मेदारी नहीं, बच्चों की पढ़ाई भी बंद। अर्जुन ने चौंक कर देखा। क्या मुझसे कोई गलती हुई? वसुधा ने नजरें चुराईं। जो कहा है वही करो। अर्जुन कुछ सेकंड तक खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है। वह चला गया। वसुधा को लगा जैसे उसने खुद अपने कमरे का एक दरवाजा बंद कर दिया हो। हवेली फिर से भारी हो गई। बगीचा वहीं था, लेकिन रंग फीके लगने लगे। बच्चों की आवाजें बंद हो गईं। श्यामा उदास रहने लगी।
यहां तक कि कुत्ते भी बरामदे में कम आने लगे। 3 दिन बाद रात को वसुधा को तेज बुखार चढ़ गया। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। दवा अलमारी में थी, लेकिन कमरे तक पहुंचाने वाला कोई नहीं। श्यामा के पैर जवाब दे रहे थे। बाकी लोग सो चुके थे। खबर अर्जुन तक पहुंची। वह बिना पूछे भीतर चला आया। रात भर उसने ठंडे पानी की पट्टियां रखीं, डॉक्टर बुलाया, दवा दी और बार बार सिर्फ एक बात कहता रहा, हिम्मत रखिए, आप ठीक हो जाएंगी। सुबह जब वसुधा की आंख खुली, उसने देखा अर्जुन कुर्सी पर बैठा बैठा सो गया है। उसके हाथ में अब भी दवा की शीशी थी। वसुधा का दिल भर आया। उसने बहुत धीरे से कहा, तुम गए क्यों नहीं? अर्जुन ने नींद भरी आंखें खोली। आप बीमार थीं, मैंने तुमसे दूर रहने को कहा था। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। दूरी काम की हो सकती है, चिंता की नहीं। वसुधा की आंखें नम हो गईं। उसी पल उसने समझ लिया, यह रिश्ता नाम से पहले सच्चाई है। 9वां अध्याय, एक नया फैसला। अगले कुछ हफ्तों में वसुधा ने खुद को बहुत समझाया। उसने बार बार सोचा, यह गलत है, समाज ताने देगा, लोग इज्जत उछालेंगे, कारोबार प्रभावित होगा, परिवार ताने मारेगा। लेकिन हर बार एक ही सवाल लौट आता, क्या जिंदगी दूसरों की नजरों से जी जाती है? एक शाम हवेली के मंदिर में दिया जल रहा था। बारिश थम चुकी थी। अर्जुन बाहर खड़ा तुलसी के पास पानी डाल रहा था। वसुधा उसके पास गई। अर्जुन ने चौंक कर देखा। आपने बुलाया होता? वसुधा ने बीच में ही कहा, अगर मैं तुम्हें एक सवाल पूछूं तो सच सच जवाब दोगे? जी। अगर दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, तब भी क्या इंसान अपने दिल की बात सुन सकता है? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। दिल की बात सुनना आसान है, उसका बोझ उठाना मुश्किल। अगर मैं वो बोझ उठाना चाहूं? वसुधा ने बहुत धीमे पूछा। अर्जुन समझ गया, लेकिन उसने सिर झुका लिया। आप बहुत बड़ी हैं, मैं सिर्फ एक मजदूर हूं। लोग कहेंगे मैंने। वसुधा ने पहली बार दृढ़ स्वर में कहा, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही हैं। मैंने 4 साल उनकी बातों के डर में काट दिए। अब नहीं। अर्जुन की आंखें भर आईं। मैं आपको दुख नहीं देना चाहता। तुमने मुझे जीना सिखाया है, वसुधा ने कहा। दुख नहीं। कुछ दिनों बाद बहुत सादगी से, बिना शोर शराबे के, पास के एक छोटे मंदिर में दोनों ने विवाह कर लिया। ना बैंड, ना बारात, ना हीरे, ना भारी कपड़े। बस मंदिर की घंटियां, कुछ फूल, श्यामा के आंसू, बच्चों की मुस्कान और दो ऐसे दिल जो बहुत कुछ खोकर एक दूसरे तक पहुंचे थे। वसुधा ने शादी के बाद पहला काम यह किया कि उस खर्च के बराबर रकम मजदूरों के बच्चों की शिक्षा निधि में डाल दी। लेकिन शहर में तूफान उठ चुका था। करोड़पति विधवा ने नौकर से शादी कर ली। इज्जत मिट्टी में मिला दी। पैसों ने पागल कर दिया। गरीब लड़के ने मालकिन को फंसा लिया। ये बातें हर तरफ उड़ने लगीं। राघवेंद्र के चेहरे पर जहरीली मुस्कान आ गई। उसे लगा, अब वार करने का समय आ गया है। 10वां अध्याय, अधूरा सच। शादी के बाद अर्जुन पहले से भी ज्यादा जिम्मेदार हो गया। वो वसुधा के साथ बैठकर फैक्ट्री के मजदूरों की हालत समझता, पुराने खातों की फाइलें देखता, सुरक्षा प्रबंध ठीक करवाता। उसे अद्वैत की पुरानी मिल और मजदूरों से अजीब सा लगाव था। वसुधा ने एक दिन पूछा, तुम इस मिल को इतनी गंभीरता से क्यों देखते हो, जैसे इसका तुमसे कोई पुराना रिश्ता हो? अर्जुन एक पल के लिए ठहरा, फिर बोला, कुछ रिश्ते कहे नहीं जाते। वसुधा ने उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी दौरान राघवेंद्र ने अपने लोगों से अर्जुन के बारे में छानबीन शुरू करवा दी। कुछ पुराने कागज मिले, एक गांव का नाम मिला, एक पुराना केस मिला, और फिर वह सच जो इस कहानी की जड़ तक हिलाने वाला था। एक शाम हवेली के आंगन में सभी नौकर चाकर जमा थे। राघवेंद्र पुलिस जैसे अंदाज में कुछ लोगों के साथ आया। उसके हाथ में कागज थे। उसने ऊंची आवाज में कहा, भाभी जी, आपके नए पति के बारे में कुछ बताना है। वसुधा ने कठोर स्वर में कहा, सीधे मुद्दे पर आओ। राघवेंद्र ने कागज लहराए। इनका असली नाम अर्जुन रघुवंशी है और इनके पिता रघुनाथ वही आदमी थे जिन पर आपकी मिल में लगी आग का आरोप लगा था। वही आदमी जिसकी वजह से अद्वैत की मौत हुई। आंगन में सन्नाटा छा गया। वसुधा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। वसुधा की आवाज कांपी,
ये सच है? कुछ देर की चुप्पी के बाद अर्जुन ने सिर झुका दिया। हाँ, बस एक शब्द। और उस एक शब्द ने जैसे पूरे आकाश को चीर दिया। वसुधा पीछे हट गई। उसकी आंखों में विश्वास टूटने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तुमने मुझसे यह छुपाया? अर्जुन बोला। मैं बताना चाहता था, बहुत बार, लेकिन लेकिन क्या? वसुधा का स्वर फट गया। मेरे पति की मौत के आरोपी के बेटे होकर तुम मेरी जिंदगी में आए, मेरे घर में रहे, मुझसे शादी की, और तुमने सच नहीं बताया। अर्जुन की आंखों में पानी था। मैं बदला लेने नहीं आया था। तो किस लिए आए थे? अर्जुन ने कांपते स्वर में कहा। अपने पिता का सच जानने और बहन का भविष्य बनाने। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे पिता निर्दोष थे, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैं यहां काम करने आया ताकि रिकॉर्ड देख सकूं, ताकि जान सकूं कि उस रात सच में क्या हुआ था। वसुधा का दिल जैसे दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा चीख रहा था, धोखा। दूसरा हिस्सा कह रहा था, यह वही आदमी है जिसने तुम्हें टूटने नहीं दिया। लेकिन दर्द में अक्सर इंसान वही देखता है जो सबसे ज्यादा चुभता है। वसुधा ने सिर्फ इतना कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं। 11वां अध्याय। प्रेम, अपराध बोध और दूरी। उस रात हवेली में कोई नहीं सोया। वसुधा अपने कमरे में बंद रही। अद्वैत की तस्वीर सामने थी। अर्जुन के साथ मंदिर की तस्वीर सामने थी। दोनों सच थे, दोनों अपने थे, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिख रहे थे। वह खुद से पूछती रही, क्या अर्जुन झूठा था या हालात झूठे थे? क्या वह उसे माफ कर सकती है? क्या वह खुद को माफ कर सकती है? दूसरी तरफ अर्जुन पिछवाड़े के पुराने कमरे में बैठा अपनी मुट्ठियां भींचे रहा। वह जानता था कि उसने सच छुपाकर गलती की है, लेकिन यह भी सच था कि उसने कभी वसुधा को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा तक नहीं। उसने अपनी जेब से एक पुरानी छोटी डायरी निकाली। यह उसके पिता की थी। वह कई सालों से उसे अपने सीने से लगाए घूम रहा था। डायरी के बीच कुछ कागज दबे थे, कुछ आधे जले, कुछ धुंधले। उसी में एक नाम बार बार लिखा था, राघवेंद्र। अर्जुन ने तय किया, अब सच छुपाने का कोई अर्थ नहीं। सुबह वह वसुधा के कमरे के बाहर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, क्या है? एक बार मेरी बात सुन लीजिए। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। वसुधा की आंखें सूजी हुई थीं। अर्जुन ने डायरी आगे बढ़ाई। ये मेरे पिता की है। उन्होंने आखिरी दिनों में लिखी थी। उन्हें आग लगाने का दोषी बनाया गया, लेकिन वे दोषी नहीं थे। वसुधा ने डायरी नहीं ली। और मैं कैसे मान लूं? अर्जुन की आवाज भर्रा गई। मत मानिए, लेकिन पढ़ लीजिए। उसके बाद जो सजा देंगी मंजूर होगी। वह डायरी रखकर चला गया। वसुधा ने घंटों बाद उसे खोला। पहले पन्नों पर मजदूरों की बातें थीं। फिर धीरे धीरे कुछ भयावह सच उभरने लगे। रघुनाथ, जो मिल में सुरक्षा अधिकारी था, ने कई बार लिखा था कि बॉयलर सेक्शन में जानबूझकर खराब माल इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी ने सुरक्षा अलार्म के कुछ हिस्से बंद रखे थे, और यह आदेश ऊपर से आया था। एक जगह स्पष्ट लिखा था, मैंने अद्वैत बाबू को बताने की कोशिश की, पर साहब शहर से बाहर थे। राघवेंद्र बाबू ने कहा, चुप रहो, नहीं तो बच्चों को उठा लेंगे। वसुधा के हाथ कांपने लगे। आखिरी पन्नों में लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझना मैं दोषी नहीं। मैंने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए झूठे कागजों पर दस्तखत किए हैं। वसुधा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने पहली बार महसूस किया, धोखा अर्जुन ने नहीं, सच ने उसके साथ बहुत पहले किया था। 12वां अध्याय, साजिश की आग। वसुधा ने उसी शाम अर्जुन को बुलाया। अर्जुन आया, मगर दूरी बनाए खड़ा रहा। वसुधा की आंखें नम थीं। तुम्हारे पिता निर्दोष थे, है ना? अर्जुन की आवाज धीमी थी। हाँ। फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं डरता था, अर्जुन बोला। मुझे लगा आप मुझसे नफरत करेंगी। मैं आपको खोना नहीं चाहता था। और जब आप मेरी जिंदगी बन गई, तब सच और भी भारी हो गया। वसुधा रो पड़ी। मैंने भी तुम्हें बहुत गलत समझा। अर्जुन ने कहा, गलती मेरी थी। सच जितना देर से सामने आता है, उतना ज्यादा चोट देता है। दोनों के बीच फिर से बात शुरू ही हुई थी कि उसी रात मिल के पुराने गोदाम में अचानक आग लग गई। यह आग फैक्ट्री के मुख्य हिस्से तक पहुंच सकती थी। अंदर कुछ मजदूरों के परिवार भी थे
जो रात्रिपाली के कारण वहीं बने कमरों में सो रहे थे। हवेली से खबर मिलते ही अर्जुन सबसे पहले भागा। वसुधा भी पीछे पहुंची। चारों तरफ चीखें थीं, धुआं था, बच्चे रो रहे थे, मजदूर बदहवास थे। अर्जुन बिना एक पल गंवाए अंदर घुस गया। एक एक कर उसने 3 बच्चों को बाहर निकाला, फिर एक बुजुर्ग चौकीदार को, फिर 2 महिलाओं को। वसुधा बाहर खड़ी कांप रही थी। वह चीख रही थी, अर्जुन, बस करो, बाहर आओ। लेकिन तभी पता चला कि अंदर रिकॉर्ड रूम के पास एक बच्ची फंसी हुई है। अर्जुन फिर अंदर भागा। कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ। लपटें उठी। वसुधा की चीख निकल गई। जब लोग अंदर पहुंचे, अर्जुन बच्ची को अपनी बाहों में ढंके पड़ा था। बच्ची बच गई थी। अर्जुन बुरी तरह झुलस चुका था। उसे अस्पताल ले जाया गया। उस रात वसुधा ने आईसीयू के बाहर बैठकर वही डर दोबारा जिया जो कभी अद्वैत को खोते वक्त जिया था। लेकिन इस बार उसके हाथ में मौका था। वह अब सच से भागना नहीं चाहती थी। 13वां अध्याय। मौत के दरवाजे पर खड़ा सच। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि अर्जुन की हालत नाजुक है। धुएं की वजह से उसके फेफड़े प्रभावित हुए थे और शरीर पर भी गहरे जख्म थे। वसुधा ने सब कुछ छोड़ दिया। ना कारोबार, ना मीटिंग, ना समाज। उसकी दुनिया फिर से एक अस्पताल के दरवाजे पर आकर रुक गई थी। रात के सन्नाटे में जब आईसीयू के बाहर सिर्फ मशीनों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, राघवेंद्र वहां आया। उसने धीमे तिरस्कार से कहा, इतना रो रही हो उसके लिए? भूल गई कि वह उसी आदमी का बेटा है जिसकी वजह से तुम्हारा पहला घर उजड़ा? वसुधा खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब डर नहीं, आग थी। मुझे अब सब पता है। मेरे पति की मौत के पीछे कौन था यह भी। राघवेंद्र एक पल को रुका, फिर हंसा। साबित कर सकती हो? करूंगी। सोच लो। वह पास आकर फुसफुसाया, अगर सच सामने आया तो तुम्हारी इज्जत भी नंगी होगी। लोग कहेंगे, पहले पति के कातिल के साथी के बेटे से शादी कर ली। वसुधा ने दांत भींचकर कहा, लोग जो कहेंगे कहने दो, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। राघवेंद्र का चेहरा सख्त हो गया। फिर तैयार रहो बर्बादी के लिए। वह चला गया। लेकिन उसे क्या पता था, अब जिस औरत से वह भिड़ा है वह पहले वाली टूटी हुई वसुधा नहीं रही। 14वां अध्याय। जागती हुई शेरनी। अगले ही दिन वसुधा ने अपने पुराने वकील, मिल के वरिष्ठ कर्मचारियों और निजी जांचकर्ता को बुलाया। रघुनाथ की डायरी, पुराने सुरक्षा रिकॉर्ड, फैक्ट्री के कैमरा लॉग्स, बीमा क्लेम की फाइलें, सब निकलवाए गए। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। 4 साल पहले राघवेंद्र ने मिल के बीमा और जमीन के सौदे में बड़ा खेल खेला था। वह चाहता था कि मिल का एक हिस्सा नुकसान में दिखाकर बेच दिया जाए। सुरक्षा उपकरणों की खरीद में घटिया माल इस्तेमाल हुआ। अलार्म सिस्टम कुछ घंटों के लिए बंद रखवाया गया। आग लगने के बाद उसने सारा दोष सुरक्षा अधिकारी रघुनाथ पर डाल दिया। रघुनाथ ने सच बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके बच्चों को मारने की धमकी दी गई। उसे मजबूर कर बयान बदलवाया गया। वह जेल गया, वहां बीमारी से मर गया। अर्जुन उस समय किशोर था। उसने अपने पिता को निर्दोष कहते सुना था, मगर गरीब होने के कारण उसकी बात किसी ने नहीं मानी। अब सबूत हाथ में थे, लेकिन एक और मोड़ बाकी था। जांच में पता चला कि हाल की गोदाम वाली आग भी हादसा नहीं थी। राघवेंद्र ने ही कुछ लोगों से केमिकल भिजवाकर आग लगवाई थी, ताकि पुराने रिकॉर्ड खत्म हो जाएं और अर्जुन भी रास्ते से हट जाए। वसुधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे वह अपने पति के लिए, अर्जुन के पिता के लिए और अर्जुन के लिए एक साथ रो रही हो। उसने मन ही मन कसम खाई, अब यह लड़ाई सिर्फ अपने प्यार के लिए नहीं, न्याय के लिए होगी। 15वां अध्याय। अदालत से पहले इंसानियत की अदालत। जब अर्जुन को होश आया, उसने सबसे पहले वसुधा को देखा। उसकी आंखों में दर्द था, मगर शांति भी। वसुधा उसके पास बैठी थी, उसकी उंगलियों को थामे। अर्जुन ने बहुत धीरे कहा, बच्ची, बच गई? वसुधा रो पड़ी। हाँ, तुम भी बच गए। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। तुम नाराज हो? वसुधा ने सिर हिलाया। मैं नाराज सच से हूं, तुमसे नहीं। हाँ, तुमने छुपाया, लेकिन तुम्हारा दर्द मैंने देर से समझा। अर्जुन की आंखें भर आईं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। अब हम किसी झूठ के सहारे नहीं जिएंगे, वसुधा ने कहा। जो सच है वही दुनिया के सामने जाएगा।
कुछ ही दिनों में शहर में खबर फैल गई कि वसुधा राजवंशी अपने ही रिश्तेदार पर मुकदमा करने जा रही है। मीडिया टूट पड़ा। लोगों को मसाला चाहिए था। लेकिन पहली बार कहानी सिर्फ अमीर विधवा और गरीब पति की नहीं थी। यह कहानी बन चुकी थी एक निर्दोष मजदूर की बेगुनाही की। अदालत में सुनवाई शुरू हुई। राघवेंद्र ने बहुत कोशिश की कि मामला दब जाए। उसने पैसे चलाए, गवाह खरीदे, अफवाहें फैलाईं। कहा अर्जुन ने वसुधा को फंसाया ताकि पुराना केस पलट सके। लेकिन फिर एक एक कर सच सामने आने लगा। मिल का पुराना टेक्नीशियन बोला। एक ड्राइवर ने कबूल किया कि वह धमकी पहुंचाने गया था। बीमा अधिकारी ने कागज दिखाए और अंत में रघुनाथ की डायरी अदालत में पढ़ी गई। पूरा कमरा शांत हो गया। जब रघुनाथ के आखिरी शब्द पढ़े गए, मेरे बच्चों को बचा लेना, मेरे नाम पर लगे दाग को कभी सच मत मान लेना, तो कई लोगों की आंखें नम हो गईं। वसुधा गवाही के लिए खड़ी हुई। उसने कहा, मैंने अपने पति को खोया, अर्जुन ने अपने पिता को। हम दोनों को अलग अलग झूठ सुनाए गए। अगर गरीब की आवाज तब सुनी जाती तो शायद दो परिवार बर्बाद न होते। अदालत में बैठा हर इंसान उस क्षण सिर झुकाए था। 16वां अध्याय। फैसला। कई हफ्तों की सुनवाई के बाद फैसला आया। राघवेंद्र दोषी पाया गया। लापरवाही, साजिश, फर्जीवाड़ा, आगजनी, धमकी और सबूत मिटाने के अपराध में। रघुनाथ को मरणोपरांत निर्दोष घोषित किया गया। अदालत के बाहर भीड़ जमा थी। कैमरे थे, माइक थे, चीखती हेडलाइंस थीं। लेकिन उस शोर के बीच सबसे ज्यादा असरदार दृश्य वह था जब अर्जुन ने अदालत की सीढ़ियों पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, बाबूजी, अब आप बेदाग हों। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वसुधा उसके पास खड़ी थी। उसने पहली बार सार्वजनिक रूप से उसका हाथ थामा। कोई भाषण नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक साथ खड़े दो लोग जिन्हें सच ने बहुत रुलाया था मगर अंत में झुकाया नहीं। 17वां अध्याय। नया घर, नई राह। मुकदमा खत्म होने के बाद लोग सोच रहे थे कि अब वसुधा और अर्जुन अपनी दुनिया में लौट जाएंगे, आराम की जिंदगी जिएंगे, समाज को भूल जाएंगे। लेकिन उन्होंने कुछ और किया। वसुधा ने चांदी हवेली के पीछे वाली जमीन पर एक बड़ा शिक्षा और पुनर्वास केंद्र बनवाने की घोषणा की। उसका नाम रखा गया रघुनाथ अद्वैत मानव ट्रस्ट। लोग चौंक गए। एक नाम उसके पहले पति का, दूसरा उस गरीब मजदूर का जिसे समाज ने दोषी समझकर भुला दिया था। किसी ने पूछा, ये दोनों नाम साथ क्यों? वसुधा ने जवाब दिया, क्योंकि एक ने लोगों को बचाते हुए जान दी और दूसरे ने झूठा कलंक सहते हुए। दोनों इंसानियत के पक्ष में थे, बस किस्मत उनके साथ नहीं थी। अर्जुन ने अपने पुराने सपने को नया रूप दिया। ट्रस्ट के भीतर गरीब बच्चों के लिए स्कूल बना, मजदूरों के परिवारों के लिए कानूनी सहायता कक्ष बना, विधवाओं के लिए कामकाज प्रशिक्षण केंद्र बना, अनाथ बच्चों के लिए पुस्तकालय और छात्रावास बना। गौरी, अर्जुन की बहन, जो अब पढ़ लिख कर अध्यापिका बन चुकी थी, उसी स्कूल की पहली प्रधानाचार्य बनी। श्यामादाई बच्चों की दादी बन गई। गार्ड का बेटा, जिसे अर्जुन पढ़ाता था, वही आगे चलकर ट्रस्ट का पहला छात्रवृत्ति प्राप्त इंजीनियर बना। और चांदनी हवेली, जो कभी चुप्पी से भरी रहती थी, अब बच्चों की हंसी से गूंजती थी। 18वां अध्याय। एक रात की सच्ची बात। एक रात हवेली की छत पर चांद निकला हुआ था। ठंडी हवा बह रही थी। नीचे ट्रस्ट के प्रांगण में बच्चों की बनाई रंगोलियां थीं। वसुधा छत की मुंडेर के पास खड़ी थी। अर्जुन उसके पास आया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अर्जुन ने कहा, अगर उस दिन मैं सच बता देता तो शायद तुम्हें इतना दर्द नहीं होता। वसुधा ने उसकी तरफ देखा। अगर उस दिन तुम सच बता देते तो शायद मैं डर जाती, शायद मैं तुम्हें समझ न पाती, शायद मैं अपने दर्द से बाहर ही ना निकल पाती। इंसान अक्सर सच सुनने के लिए भी सही समय चाहता है। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। फिर भी मैंने गलती की। वसुधा ने सिर हिलाया। हाँ, और मैंने भी। हम दोनों ने दर्द में फैसले लिए, लेकिन शायद रिश्ते परिपूर्ण लोगों से नहीं, सच स्वीकार कर लेने वाले लोगों से चलते हैं। अर्जुन ने बहुत धीरे से कहा, तुम्हें कभी पछतावा होता है मेरे साथ यह रास्ता चुनने का? वसुधा ने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं। दुख हुआ, बहुत हुआ,
लेकिन पछतावा नहीं, क्योंकि तुमने मुझे फिर से इंसान बनाया। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, और तुमने मुझे यह यकीन दिया कि गरीब का सच भी एक दिन सुना जा सकता है। उस रात चांदनी हवेली सचमुच अपने नाम जैसी लगी। चांदनी से भरी, मगर अब ठंडी नहीं, जीवित। 19वां अध्याय। समाज का बदलता चेहरा। समाज धीरे धीरे बदलता है, एक दिन में नहीं, एक घटना में नहीं, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन से इतनी गहरी लकीर खींच जाते हैं कि आने वाली पीढ़ियां उस पर चलना सीखती हैं। पहले जो लोग वसुधा को ताने मारते थे, अब अपनी बेटियों को उसके ट्रस्ट में नौकरी के लिए भेजते। जो लोग अर्जुन को नौकर कहकर छोटा करते थे, अब अपने बच्चों का दाखिला उसके स्कूल में करवाने के लिए सिफारिशें लगाते। जो मीडिया कभी उसकी शादी को तमाशा बना रहा था, वही अब उसकी संस्था पर विशेष कार्यक्रम दिखा रहा था। लेकिन वसुधा और अर्जुन को अब लोगों की तालियों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने तानों का मौसम देखा था, इसलिए तारीफ की धूप उन्हें मदहोश नहीं कर सकती थी। एक बार ट्रस्ट में एक औरत अपनी छोटी बेटी को लेकर आई। उसकी आंखों में डर था। पति गुजर चुका था, घर वालों ने निकाल दिया था। उसने कहा, मैडम, मुझे कहीं जगह नहीं मिली, बस इतना चाहती हूं कि मेरी बेटी पढ़ जाए। वसुधा ने उसे बैठाया, पानी दिया और कहा, यहां कोई बेघर नहीं आता, यहां से कोई अपना बनकर जाता है। यह सुनते ही वह औरत रो पड़ी। अर्जुन दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसने सोचा, शायद इंसान को सबसे बड़ा पुरस्कार पैसा नहीं, यही पल देते हैं। 20वां अध्याय। एक अधूरी चिट्ठी। कई महीनों बाद पुराने गोदाम की मरम्मत के दौरान एक लोहे का छोटा बॉक्स मिला। वह उस हिस्से से निकला जहां 4 साल पहले आग लगी थी। बॉक्स खोला गया तो उसमें कुछ जली हुई फाइलें, एक घड़ी और एक पत्र मिला। वह पत्र अद्वैत का था, अधूरा। शायद लिखते लिखते वह फैक्ट्री की ओर भागा होगा। उसमें लिखा था, वसुधा, अगर यह चिट्ठी कभी तुम्हें मिले तो शायद मैं तुम्हारे सामने न रहूं। मुझे रघुनाथ पर भरोसा है, वह ईमानदार आदमी है। अगर मिल में कुछ गलत हुआ तो समझना सच सामने नहीं आने दिया गया। और एक बात, अगर कभी जिंदगी तुम्हें दूसरी बार मुस्कुराने का मौका दे तो अपराध बोध में उसे ठुकराना मत। प्यार किसी एक इंसान के साथ खत्म नहीं होता, वह इंसान के जाने के बाद भी तुम्हें बेहतर इंसान बनने की ताकत देता है। वसुधा यह पढ़ते पढ़ते रो पड़ी। अर्जुन ने चुपचाप उसके हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ी। उसकी आंखें भी नम हो गईं। वसुधा ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे अद्वैत ने बहुत देर से ही सही उसे आखिरी बार मुक्त कर दिया। उस दिन उसने ट्रस्ट के मुख्य द्वार पर एक पंक्ति लिखवाने का फैसला किया, सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं, उसे बेहतर इंसान बनाकर दुनिया के काम आने देता है। 21वां अध्याय। वह बच्चा जिसने सब बदल दिया। एक सर्द सुबह ट्रस्ट के गेट पर एक 7-8 साल का बच्चा मिला। फटे कपड़े, कांपता शरीर, हाथ में एक छोटी पोटली। वह किसी से बात नहीं कर रहा था, डरा हुआ था। आंखें सुर्ख थीं। अर्जुन ने उसके पास जाकर पूछा, नाम क्या है? बच्चा चुप। वसुधा उसके सामने बैठी और मुस्कुराकर बोली, अगर नाम नहीं बताना तो कोई बात नहीं, भूख लगी है। बच्चे ने बहुत हल्के से सिर हिला दिया। उसे अंदर लाया गया, खाना दिया गया। कुछ घंटों बाद पता चला कि उसके माता पिता ईंट भट्ठे में काम करते थे। हादसे में दोनों नहीं रहे। रिश्तेदारों ने रखने से मना कर दिया। वह बच्चा कई दिनों तक किसी से खुलकर नहीं बोला, पर रात में डर कर उठ जाता। एक रात अर्जुन ने देखा, वह बरामदे के कोने में बैठा चांद देख रहा है। वह उसके पास बैठ गया। कुछ देर बाद बच्चा बोला, अगर कोई नहीं रहता तो इंसान कहाँ जाता है? अर्जुन का गला भर आया। उसने धीरे से कहा, जहां कोई उसे अपना ले, वहीं उसका घर होता है। कुछ महीनों बाद वही बच्चा स्कूल में सबसे आगे बैठने लगा। उसने पहली बार वसुधा को मां साहिबा और अर्जुन को बाबा कहा। पूरा ट्रस्ट रो पड़ा। वसुधा और अर्जुन ने उसे कानूनी रूप से गोद ले लिया। उसका नाम रखा गया दीप, क्योंकि वह सचमुच उनकी जिंदगी में एक नया दीपक बनकर आया था। 22वां अध्याय। टूटना अंत नहीं होता। वर्षों बाद जब दीप बड़ा होने लगा, उसने एक दिन स्कूल के वार्षिकोत्सव में मंच पर खड़े होकर कहा, लोग कहते हैं कि टूटा हुआ दिल कभी पहले जैसा नहीं होता। मैं कहता हूं, सही है, वह पहले जैसा नहीं होता, वह उससे बेहतर हो सकता है,
क्योंकि मेरी माँ और बाबा ने मुझे यही सिखाया है कि इंसान जब दर्द को सिर्फ अपना दर्द मानकर रोता है, तब वह टूटता है। लेकिन जब वही दर्द किसी और के आंसू पोंछने में लग जाता है, तब वह ताकत बन जाता है। पूरे हाल में तालियां गूंज उठी। वसुधा की आंखें भर आईं। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उन दोनों ने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था। विश्वास, अपने, सम्मान, शांति। लेकिन शायद इसी खोने में उन्हें कुछ ऐसा मिल गया था जो बहुत कम लोगों को मिलता है। सालों बाद भी जब लोग इस कहानी को याद करते, तो सिर्फ इतना नहीं कहते कि एक अमीर विधवा ने गरीब आदमी से शादी की थी। वे यह भी कहते कि एक औरत थी जिसने समाज से लड़कर सच का साथ दिया। एक आदमी था जिसने कलंक लेकर भी इंसानियत नहीं छोड़ी। एक गरीब बाप था जो झूठे आरोप में मर गया, मगर उसका सच जिंदा रहा। एक अमीर पति था जिसने मरते मरते भी इंसानियत का रास्ता चुना। और एक लालची आदमी था जो सोचता रहा कि धन और डर सब कुछ जीत सकते हैं, लेकिन हार गया। लोग इस कहानी पर रोते थे क्योंकि इसमें दर्द था। लोग इस कहानी से सीखते थे क्योंकि इसमें आशा थी। और लोग इसे बार बार सुनना चाहते थे क्योंकि इसमें वही बात थी जो हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं छिपी रहती है। कोई हमें हमारे अतीत से नहीं, हमारे दिल से पहचाने। इंसानियत इसलिए रो पड़ी क्योंकि उसने देखा, गरीब होना गुनाह नहीं था, विधवा होना कमजोरी नहीं था। सच देर से आया, लेकिन आया। और प्रेम अगर सच्चा हो तो वह सिर्फ दो लोगों को नहीं, पूरी दुनिया को बदल सकता है। अंतिम अध्याय। नई सुबह। एक सुबह चांदनी हवेली के प्रांगण में सैकड़ों बच्चे एक साथ प्रार्थना कर रहे थे। फूल खिले थे, रसोई से खिचड़ी की खुशबू आ रही थी। दीवारों पर बच्चों की पेंटिंग्स लगी थीं। एक कोने में श्यामा दाई बैठी मुस्कुरा रही थी। गौरी बच्चों की कॉपियां जांच रही थी। दीप पुस्तकालय की चाबी संभाल रहा था। बरामदे में खड़ी वसुधा ने अर्जुन से कहा, देखो, यह वही घर है जो कभी मुझे काटने दौड़ता था। अर्जुन मुस्कुराया। घर नहीं बदला, बस उसके भीतर रहने वाले लोगों ने उसे जीना सिखा दिया। वसुधा ने आकाश की तरफ देखा। हल्का सूरज उग रहा था। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार वह नमी दुख की नहीं थी। उसने बहुत धीरे कहा, शायद हर अंधेरे के बाद सुबह सचमुच आती है। अर्जुन ने जवाब दिया, हाँ, बस कुछ लोगों को सुबह बनने के लिए रात भर जलना पड़ता है। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर नीचे से बच्चों की आवाज आई, माँ साहिबा, बाबा, जल्दी आइए। दोनों सीढ़ियां उतरने लगे। और चांदनी हवेली की उस सुबह में, जहां कभी सिर्फ सन्नाटा था, अब जिंदगी थी, आसरा था, इंसानियत थी। और एक ऐसी मोहब्बत थी जो पाने से बड़ी, खोने से गहरी और दुनिया के काम आने से सबसे सुंदर बन चुकी थी। #सीख। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि जिस रिश्ते में सच्चाई, सम्मान और त्याग हो, वही असली रिश्ता होता है। गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, झूठ और लालच बनाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, जिस दर्द को आप अपने भीतर बंद रखते हैं, वह आपको तोड़ता है। जिस दर्द को आप किसी और की मुस्कान में बदल देते हैं, वही आपको महान बनाता है।